भी खराब करने लगती हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उस समय तो खराब होती थी, लेकिन आने वाले समय में वो अच्छी होने लगती हैं। आज जो चीज खराब है, वो हो सकता है कि 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद वो हमारे लिए बहुत कीमती हो जाए। और आज जो बहुत कीमती है, हो सकता है कि 10 साल, 12 साल बाद जो है वो हमारे लिए बेकार हो जाए। तो ऐसी चीजों को हमको ढूंढ कर उसको सजा देना है, उसको निकाल देना है, उसको फेंक देना है, उसको जला देना है। तो ऐसी चीजों को आज हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने बात किया था कि कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो अब तक बचपन से लेकर अब तक हम लोगों ने जो सुना है, जो पढ़ा है, जो देखा है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे दोस्त मित्र हो, चाहे गुरुजन हो, जिन जो भी किताबें हैं, पिक्चरें हैं, जो देखे हैं, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उसी हिसाब से जो है हमारा विचार बनना शुरू हो जाता है। और ये विचार अगर अच्छा होता है तो हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, अगर विचार बुरा होता है तो हमारी भावनाएं बुरी होती हैं। और ये अच्छी और बुरी भावनाएं हमको अच्छे और बुरे कर्म करवाते हैं। और अगर कर्म अच्छे होते हैं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, अगर कर्म बुरे होते हैं तो परिणाम बुरे मिलते हैं। अब क्या है कि जैसे कि फल जो है, कर्म का जो परिणाम है फल है, और कर्म का जो भावना है, जो विचार है, वो बीज है। तो जो आज हम जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, या आर्थिक स्थिति हो, या आध्यात्मिक स्थिति हो, जो भी स्थिति है, ये हमने पहले जो चुनाव किया था, जो हमने सोचा था, उसका परिणाम है। अगर वो चीज अच्छी नहीं है, अगर हमें चीज दुखद दे रही है, हमें परेशान कर रही है, हमें जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही है, हमारे जीवन में बहुत सारे जो है ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो कमांड हमारे हाथ में है, इसको हम बदल सकते हैं, हमें इसको बदल देना है। तो कहां कहां पे है, कैसे बदलेंगे, आज हम उसमें से कुछ फाइल को ढूंढ कर निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो विचार भावनाओं को ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों को ले जाती है, और कार्य परिणामों को ले जाते हैं। सब कुछ आपके विचारों से शुरू होता है, जो आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। क्या आश्चर्यजनक नहीं कि हमारा मस्तिष्क एक तरह से हमारे जीवन का आधार है। हमारा मस्तिष्क जो है हमारे जीवन का आधार है। हमारे पूरे जीवन का स्ट्रक्चर्स जो है कहां पे खड़ा है? मस्तिष्क पे खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद हम में से ज्यादा लोगों को ज्यादा अंदाजा नहीं है कि यह सशक्त प्रकरण किस तरह काम करता है। तो आइए एक नजर डालकर देख लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। अलंकारिक भाषा में कहें तो आपका मस्तिष्क एक बड़े फाइल कैबिनेट से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे ही अलमारी जो आपके ऑफिस या घर में होती है, ये अपने अंदर आने वाली सारी जानकारी पर लेबल लगाता है और उसकी फाइल बनाकर फोल्डर में रख देता है। समझ में आ रही है बात? हेलो जी। क्या चीज कह रहे हैं ये? टी हार्वेकर जी क्या कर रहे हैं? हमारा दिमाग जो है एक गोदरेज की अलमारी की तरह है, एक अलमारी की तरह है। जो भी विचार आता है, अब किसी व्यक्ति से हमने मिला और उसके बारे में अगर हम किसी ने कहा कि आदमी बहुत खराब आदमी है, बहुत करप्ट है, बहुत चोर है, बेईमान है, तो हमने उसके ऊपर लेबल लगा दिया बेईमानी का, चोर का, करप्शन का। तो सर वो जो है हमारे पास जो आया है ना, वो ईमानदारी का से आया है, वो कुछ देने की भावना से आया है, उसकी मानसिकता ठीक है। लेकिन हमने जो लेबल लगाया है कि आदमी करप्ट है, अब जो बात करेगा ना तो उसकी बात को हमको सुनाई नहीं देगी। हमारे दिमाग में कैसे रहेगा? ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी बुरा है, और यहां हम जो है मिस कर जाते हैं। इसका उल्टा भी सही है। अगर किसी ने बताया कि वो आदमी बहुत सही है, निहायत ईमानदार है, निहायत कोऑपरेटिव है, बहुत पावरफुल है, वो होगा,
लेकिन हमसे जो मिला है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए उसकी भावनाएं जो है अच्छी नहीं है, हमारे लिए उसका कार्य अच्छा नहीं है, और इतना होने के बावजूद भी हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो जी तो धोखा जी किसने जी दिया? धोखा किसने दिया? उसने या हमने अपने आप को? ये मस्तिष्क ये मस्तिष्क है जो लेबल मस्तिष्क लगाया जो है। हमारा सोच है वही धोखा दिया। हाँ, तो इस सोच को बदल देना है। अगर हमारा सोच जो को, सोच है वही धोखा दिया। हाँ, अब ये जो है ना, हम कोई लेबल न लगाकर जागरूक होकर उसको समझने की कोशिश करेंगे और उससे थोड़ा सा दूरी हटकर उसको देखेंगे जब, तो हमको चीज समझ में और अच्छी आने लगेगी और फिर हमारे जीवन का विकास हो जाएगा। आज अब जो है ना, आगे हम लोग की यही यात्रा शुरू हो रही है। क्या आपने सुना है? मैंने नहीं। किसी भी स्थिति में क्या करना है यह तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं, आप खूबसूरत खुद ब खुद धन के लेबल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन के फाइल में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। यानी हमारे दिमाग में जितना सूचना पड़ा रहेगा उसी को हम प्रोसेस करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और जानकारी इकट्ठा करके उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो चीजें हैं उसी को हम प्रोसेस कर सकते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। बात स्पष्ट हो रही है? क्लियर हो रही है ना? हेलो जी जी तो उस समय आप अपने लिए जिसे तार्किक, समझदारी भरा और उचित मानते हैं उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाव करते हैं। बहरहाल समस्या यह है कि हो सकता है आपका सही चुनाव सफल चुनाव न हो। सच तो यह है कि हो सकता है जिसमें आपको समझदारी लग रही हो वो लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इसको गहराई में बैठाना है, बहुत जी गहराई में बैठाना है, बहुत गहरी बातें हैं। फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। उस समय आप अपने लिए जिस तार्किक, समझदारी भरा और उचित मानते हैं उसी के आधार पर फैसला करते हैं। फैसला हम कब करते हैं? उस समय हमें उचित लगता है, हमको लगता है कि अच्छा है, ये मेरे हित में है, और ये फैसला लगता है कि मैंने किया, ये लगता है कि ये मैं कर रहा हूं। लेकिन उल्टा है, आप नहीं कर रहे हैं, ये मेरा नहीं है, किसी ने उस फाइल को मेरे अंदर इंस्टॉल कर दिया है, किसी ने उस विचार को मेरे जी अंदर डाल दिया है। और वो विचार क्या है? हमारा नहीं है, उधार है, किसी का दिया हुआ है। और जब कोई चीज हम उधार लेते हैं तो शुद्ध सहित वापस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? उसका मूल्य चुकाना जी पड़ता है जी कि नहीं करना करना पड़ता है? बोलिए। चुकाना पड़ता है। चुकाना पड़ता है। तो ये हाँ जब चुकाना पड़ता है। अपना जब नहीं है और हम उसको अपना समझ रहे हैं तो उसका मूल्य तो चुकाना पड़ेगा, उसका मूल्य तो चुकाना पड़ेगा हमें। और यही होता है कि किसी दूसरे का उद्देश्य, किसी दूसरे का लक्ष्य, किसी दूसरे के सपने हमारे सपने नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं? किसी दूसरे का सपना हमारा सपना हो सकता है क्या? नहीं देखिए, हम नहीं तीन हो लोग सकता यहाँ है। पे हैं, तीन लोग हैं, तीन लोग एक ही बेड पे सोए हुए हैं। कल्पना कीजिए, एक ही जगह, एक ही रूम में सोए हुए हैं, लेकिन तीनों लोग अलग अलग सपने देख सकते हैं। हम तीनों लोगों के मोबाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन जिसके मोबाइल का नंबर डायल किया जाएगा उसी के मोबाइल का रिंग हो जाएगा। जी जी जिसके मोबाइल का नंबर डायल होगा, यहाँ पे तीनों मोबाइल पड़ी हुई है, लेकिन जिसका नंबर डायल किया जाएगा उसका बजेगा। तो किसी दूसरे का सपना, किसी दूसरे का डिसीजन ये मेरा नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो चीज है वो सोचना है
खोजना है कि मेरा अपना क्या है, मेरी अपनी फाइल क्या है, मेरा अपना उद्देश्य क्या है जीवन का, मुझे क्या पाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या जाना है। उल्टा है, हम दूसरे के जीवन को देखकर और हमें लगने लगता है वाह कितना बेहतरीन जीवन है इसका, कितना मस्त जीवन है, जबकि उसकी गहराई में जाकर देखते हैं तो पता चलता है इसकी हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है। कहा जाता है ना, कहा होता है कि दूर का ढोल सुहावन होता है, दूर का ढोल सुहावन होता है। घर का जोगी जोगड़ा अनगम का सिद्ध, अपने घर का आदमी जो है जोगी है लेकिन लगता है कि पाखंडी है, और दूसरे का पाखंड भी लगता है कि बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है। तो तो अब देखिए क्या है, कह रहे हैं कि क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ गए? अगर आपके दिमाग के कैबिनेट में रखी फाइलें वित्तीय सफलता का समर्थक नहीं है, अगर आपके दिमाग में रखी फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक नहीं है, तो अब आप ऐसे ही विकल्प खुद चुनेंगे, वे स्वाभाविक सहज होंगे और समझदारी भर लेंगे, लेकिन अंतर इनमें वित्तीय सफलता के क्रम में कम दयनता उत्पन्न होगी। इसके आपके दिमाग की फाइलें वित्तीय सफलता के समर्थक है तो आप स्वाभाविक रूप से और अपने आप ऐसे निर्णय लेते हैं जिनमें सफलता मिलती है, मिलती जाती है। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, सोचने का आपका स्वाभाविक तरीका सफल परिणाम देगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरह इसे सोचने का सामान्य तरीका भी दौलत पैदा करता है। बहुत स्पष्ट तरीके से इस चीज को हम लोग आज समझेंगे। कहा गया है कि ये जो दिमाग है, इस दिमाग में अगर सफलता का विचार नहीं है, इस दिमाग में अगर सफलता के विपरीत विचार है, तो आप जो डिसीजन लेंगे वो सफलता के विपरीत विचार होगा और आपको लगेगा कि हम ठीक सोच रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? गलत होगा। बात समझ में आया? हेलो, सुनाई दे रही है? समझ में आ रहा है थोड़ा इस अगर समझ में आया तो हम चाहेंगे कि इसको आप हमें समझाएं। क्या चीज समझ में आया? जब आप बात आएगी ना तो वो क्लियर होगा कि सही में समझ में आया या नहीं आया। बोले क्या समझ में आया? यही बात, दिमाग में जो हम भी सोचते हैं, अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा हमारा परिणाम मिलेगा, अगर किसी के प्रति हम बुरा सोचते हैं तो बुरा ही हमको परिणाम मिलेगा। उसके अनुसार हम चलते हैं। अगर हम कोई अच्छा सोचें और वो जो व्यक्ति है वो बुरा है, अच्छा उसके विषय में हम सोचते हैं और व्यक्ति बुरा है, तो उसका परिणाम हमको नहीं मिलेगा। वो क्योंकि वो गलत भावना लेकर के आया है मेरे पास। और आप जो बोले हैं कि हम सोच रहे हैं उसको अच्छा खराब है और हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आया है, तो अच्छा लेकर आया है तो मेरा परिणाम जो है बुरा है उसके प्रति, मेरा परिणाम उसके प्रति बुरा है और वो अच्छा लेकर आया है, तो ये भी गलत है। और जिस रास्ते पर हम चलेंगे अच्छा से चलेंगे। चलिए निर्जला जी आप बताइए, आपने क्या समझी? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा ना। कैसे अच्छा सोचेंगे आप? मतलब कुछ भी कोई भी काम के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही होगा। वही पूछ रहा हूँ कि अच्छा सोच कहाँ से आता है? कैसे आपको लगेगा कि अच्छा है? दिमाग में ही अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा है होगा। देखिए पहला चीज, ये बहुत गहराई से इस चीज को समझ लेना है। ये बातें हम लोग इतने वर्षों से सुनते आए हैं ना, बचपन से, जब से हमने होश संभाला है,
माता पिता द्वारा, भाई बहनों द्वारा, दोस्त मित्रों द्वारा, गुरुजनों द्वारा, अपने यही हम तो सुनते आए हैं कि 4 वेद शास्त्र में बात मिली है दो, सुख देने सुख होते हैं, दुख देने दुख होए। अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। अब देखिए सवाल यहाँ पे आता है, यही चीज हम लोग गहराई में समझने की कोशिश करेंगे कि हम अच्छा किसको करते हैं। अच्छा हो सकता है कि आपके लिए जो अच्छा हो ना, वो मेरे लिए अच्छा ना हो। उदाहरण के रूप में, जैसे 2 प्रेमी प्रेमिका है, वो जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या समाज के लिए अच्छा होता है? नहीं। क्या समाज के लिए अच्छा होता है वो? नहीं। एक चोर है, वो चोरी करता है तो उसके लिए तो अच्छा है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रातों रात गया, किसी को पिस्टल दिखाया और 2-4-5 लाख रुपए जो है वो सब छीन कर लेकर चला आया, मस्त है, बहुत ज्यादा मेहनत तो करना नहीं पड़ा। लेकिन क्या वो अच्छा है? उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन क्या वो अच्छा है? उसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है तभी तो कर रहा है वो। नहीं। एक आदमी जो है बरसों से खून पसीना ये करके मेहनत करके कमाया, पाई पाई करके जोड़ जोड़ कर इकट्ठा किया, और हो गया 10 मिनट में उसका मर्डर करने की अगर स्थिति मर्डर करने वाली भी आई तो मर्डर कर दिया, तो सफल हो गया ना अपने मकसद में। उसको जो पाना तो पा लिया, लेकिन क्या अच्छा था? अब वो भी जो 2-4 लाख रुपये और जो छीना, वो अकेले थोड़े खाता है, उसमें कुछ परिवार वालों को भी देता है, कुछ अपने सगे संबंधियों को भी देता है, कुछ दारू शराब में खत्म करता है, तो दारू कहीं ना कहीं तो जाता है ना, तो क्या अच्छा होता है? नहीं अच्छा होता। क्यों अच्छा नहीं होता है? क्यों अच्छा नहीं होता है? आपके लिए जो है ये बताया गया कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, आपको अच्छा माने इस तरह की शिक्षा मिली, आप जिस परिवेश में रहे आपको ये बातें सिखाई गई। लेकिन वो जिस माहौल में रहा, वो चोर का अगर लड़का होगा तो उसका बाप क्या चाहेगा कि हमसे भी बड़ा चोर बने। अगर चोरों की सोसाइटी का वो आदमी होगा तो सोसाइटी क्या चाहेगी कि भाई हम लोग जो है थोड़ा छोटा मोटा अगर छिनैती करते हैं तो बड़ा सुपारी किलर बन जाए, है या नहीं है? बोलिए। जी जी है। तो यही चीजें जो है ना, अपने को एक एक फाइल को ढूंढना है और पहचान करनी है और उसको खत्म करना है। उसको जो हमने लेबल लगाया हुआ है समाज के द्वारा दिए हुए, संस्कृति के द्वारा दिए हुए, उसकी पहचान करनी है और उस लेवल को दूर करना है। तो जब बात पैसे की आती है तो क्या अच्छा नहीं होगा कि आप सहज रूप से मेरे लोगों की तरह सोचें? मुझे यकीन है कि आपने इसका जवाब बिल्कुल या इससे मिलता जुलता ही दिया होगा। अब यही चीजें होती हैं, अगर हमको अच्छा बनना है तो कैसे लोगों की संगत में रहना है? अच्छा बनना है तो कैसे लोगों की संगत में रहेंगे? अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, है कि नहीं? अच्छी किताबें पढ़ेंगे जी, अच्छा वीडियो देखेंगे। धनवान बनना है तो धनवान लोग कैसे सोचते हैं, अमीर लोग कैसे सोचते हैं, अमीर लोग कैसे कार्य करते हैं, वैसा ही हमको नकल करना है, मॉडलिंग करना है। क्लियर हो रही है? तो जी जी, जैसा कि हम लोग किसी भी परिवर्तन का पहला कदम क्या होता है, इसका मतलब कि अमीर लोगों के तरीके से सोचने के लिए पहला कदम यह जाना है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं, अच्छे लोग किस तरह सोचते हैं, महान लोग किस तरह सोचते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से बिल्कुल अलग सोचते हैं। अमीर लोग जो होते हैं, देखिए ये सोच का ही पूरा परिणाम है।
वे धन दौलत स्वयं अन्य लोगों और जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। और हम इन्हीं भिन्नताओं पर बातचीत करेंगे। उसकी रिकंडीशनिंग के लिए आपके दिमाग में 17 वैकल्पिक दौलत की फाइलें इंस्टॉल करेंगे, नई फाइलों के साथ नए विकल्प आएंगे। फिर अगर आप सब कभी गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की तरफ सोचने लगे तो खुद को पकड़ सकते हैं और अपना ध्यान चेतन रूप से उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिस तरह से अमीर लोग सोचते हैं। याद रखें। तो आज अब हम जो सीखने जा रहे हैं, हम लोग जो समझने जा रहे हैं, वो समझेंगे कि सफल लोग कैसे सोचते हैं, अमीर लोग कैसे सोचते हैं। और उस तरीके से अगर हम लोग सोचेंगे तो हम उसी हिसाब से हमारी भावनाएं भी विकसित होने लगेगी, उसी तरीके से हमारे कार्य भी विकसित होने लगेंगे और उसी तरह से हमारे जीवन में परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। तो दौलत का सिद्धांत एक, बाधक तरीके से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीके से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत नंबर 1 दौलत का, बाधक तरीके से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीके से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। अब कुछ बातों से पहले ही साफ कर देना चाहता हूं। पहली बात, किसी तरह से किसी प्रकार से मेरा इरादा गरीब लोगों को अपमान करना नहीं है, या उन्हें नीचा दिखाना या उनकी परिस्थिति के प्रति संवेदनहीन होना नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि अमीर लोग गरीबों से बेहतर होते हैं, वे बस ज्यादा अमीर होते हैं। लेकिन साथ में मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप तक मेरा संदेश पहुंच जाए, इसलिए मैं अमीर और गरीबों के बीच के अंतर को अधिक रखना चाहता हूं। दूसरी बात, जब मैं अमीर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की बात करना चाहता हूं तब उनके पास मौजूद वास्तविक धनराशि समाज के लिए उनके महत्व के बजाय उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं। वे लोग किस तरह अलग अलग सोचते और काम करते हैं। यहां देखिए, किसी को नीचा या किसी को ऊंचा दिखाना उद्देश्य नहीं है। यहां उद्देश्य है कि हमारी जो स्थिति दयनीय है, हमारी स्थिति जो है बदतर है, उससे हम बेहतर पोजीशन में कैसे आए, हमारी स्थिति जो है एक अच्छे लेवल पे कैसे जाए। और तीसरी, मैं समानीकरण करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि सभी अमीर लोग और सभी लोग वैसे नहीं होते हैं, जैसे कि मैं वर्णन करूंगा। एक बार फिर मेरा लक्ष्य वो सुनिश्चित करना है कि आप हर सिद्धांत के बारे को समझ लें और इसका इस्तेमाल करें। तो एक एक सिद्धांत को हम लोग समझेंगे और इसके जीवन में अप्लाई करेंगे। पांचवी बात, ऐसा लग सकता है कि इस खंड में कई सिद्धांत सोचने के तरीकों बजाय आदतों और कार्यों से संबंधित है। याद रखें, हमारे कार्य हमारी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, जो हमारे विचारों से उत्पन्न होते हैं। यानी अमीर व्यक्तियों के हर कार्य के पीछे अमीर विचार शैली होती है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिन्हें सही विकल्प मानते हैं उन्हें छोड़ने के इच्छुक हैं। दूसरा, मेरा मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपका तथाकथित सही तरीके ही आपको वहां तक लाया है जहां आप इस वक्त हैं। आज के बाद हम लोग अपने जीवन में बहुत सारा बदल, देखिए अगर बीमार हम हैं तो इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा ना। अगर डायबिटीज है तो कड़ी दवाइयां तो खानी पड़ेगी ना। अगर हमको डायबिटीज है और हम मिठाई खाते रहेंगे तो बीमारी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो अगर हमारी स्थिति में जितनी खुशी चाहिए खुशी नहीं है, जितना धन चाहिए उतना धन नहीं है, जो प्रसन्नता और आनंद चाहिए आनंद नहीं है, और तो ये कैसे मिला है? हमारे कार्यों करने से मिला है ना, हमारे विचारों से मिला है ना। तो उन विचारों को तो बदलना पड़ेगा। मान लें कि हम जो हमारी मंजिल है, उस मंजिल पे पहुंचने के लिए हमने बरसों से चला है और नहीं पहुंच पाए हैं, इसका मतलब हमारा जो है चुना हुआ रास्ता गलत है ना। तो रास्ते में बदलाव होगी, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी, रास्ते में बदलाव करनी है, तरीका बदलना पड़ेगा। तो अलग तरीके से विचार करना उचित होगा, खासतौर पर ऐसे तरीके पर जिसे सचमुच व्यक्ति ने बताया है और जिसने हजारों लोगों को दौलत की राह पर पहुंचाया है। अब आगे आपकी मर्जी, ये हमारी मर्जी के ऊपर छोड़ देते हैं, कोई दबाव नहीं है। आप करिएगा तो आपको फायदा होगा, नहीं करिएगा तो आपको फायदा होगा। गंगा जी बह रही हैं, आप उसमें स्नान कीजिएगा तो आपको ताजगी मिलेगा, आप स्नान नहीं कीजिएगा तो आपका क्या जाता है। भोजन पड़ी हुई है, खाएंगे तो तृप्ति हमको मिलेगी, नहीं खाएंगे तो भूख तो रहेंगे ही।
तो इस सिद्धांतों का अगर हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में खुशी आएगी, समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। तो आप जो अवधारणाएं सीखने वाले में सरल लेकिन समझदारी भरी है, वास्तविक दुनिया में, वास्तविक लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कर देती है। मैं यह बात कैसे जानता हूं? मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग में हमें हर साल हजारों चिट्ठियां और ईमेल मिलते हैं जिनसे लोग बताते हैं कि दौलत की हर फाइल ने किस तरह उनके जीवन को कायाकल्प कर दिया है, कि वे आपके जीवन का भी कायाकल्प कर देंगे। ये जो जिनका हम लोग मार्गदर्शन ले रहे हैं, जिनकी बातें हमें सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, ये टी हार्वेकर जिनकी ये किताब है द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड्स, ये न्यूयॉर्क में बेस्ट टाइम सेलर्स है। इन्होंने किताब लिखी थी दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, जिनका हम लोग मार्गदर्शन लाखों लाखों लोगों ने जो फर्श पे थे अर्श पे पहुंचे हुए हैं, गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर अमेरिकी बुलंदियों को हासिल किया है। तो इनकी बात, जो आदमी अगर बॉम्बे गया है, अगर बॉम्बे के बारे में कोई दास्तान सुना रहा है तो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। हमको जो है एक बस में बैठना होता है, मान लीजिए हमको एक बस में बैठना होता है, एक ट्रेन में बैठना होता है, तो हम प्रॉपर टिकट लेकर उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़े कहते हैं ड्राइवर से कि भाई अपना लाइसेंस दिखाओ, उसका मुंह मांगते हैं क्या तू ड्रिंक कर लिया है क्या, तू चला रहा है, जाकर एक्सीडेंट तो नहीं करेगा ना, पूछते हैं क्या? बोलिए, ये भरोसा करके जाके बैठ जाते हैं। जी जी। तो ये आदमी जो इतने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है और खुद की जिंदगी को भी ट्रांसफॉर्म किया है, इसकी बातें सुनने लायक है, समझने लायक है, पढ़ने लायक है और उस पर अमल करने लायक है। अगर हम उसको अमल करेंगे तो हमारा भी जीवन बेहतर बन जाएगा। अब देखिए, हमें कुछ कार्य करने हैं जो अनिवार्य है कि आप पर फाइल को अपने जीवन में जितनी जल्दी संभव हो अमल में ले आए, ताकि ज्ञान शरीर और मन के हर हिस्से तक पहुंचकर अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सके। तो आज हम लोग संकल्प लेंगे, आज हम लोग संकल्प लेंगे कि अपने जीवन को अब इसी तरीके से नहीं जीना है जैसे हम जीते आए हैं। इससे रोज हमको जो है ना 1% इसमें बदलाव करनी है, रोज 1% बदलाव करनी है, रोज 1% बदलाव करनी है। और अगर हम इस तरीके से अगर 90 दिन करेंगे तो 90 दिन में कितना परसेंट बदलाव हो जाएगी? 90% बदलाव हो जाएगी। 90%। और 100% में तो पूरी चेंज हो जाती है ना जी। पूरा हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारे जीवन में एक पूरी आदत बदल जाएगी। तो देखिए 21 दिन में हमारी पुरानी जो आदतें होती हैं वो बदलती हैं और उसको 21 दिन लग जाता है उसको मेंटेन करने में, और 90 दिन में हमारा पूरा जो है चेंज होता है। तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि हम आदतों के गुलाम होते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि दरअसल 2 तरह की आदतें होती है, करने वाली आदतें और न करने वाली आदतें। करने वाली आदतें और न करने वाली, आप इस वक्त जो काम नहीं कर रहे हैं आप में उसे न करने की आदत है, और न करने वाली आदतों को करने वाली आदतों में बदलने का इकलौता तरीका उस कामों को करना है। पढ़ने से आपको मदद मिलेगी, लेकिन जब पढ़ने से करने पर पहुंचते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। अगर आप सफलता को लेकर सचमुच गंभीर है तो इसे साबित करें और जिन कामों को करने की सलाह दी गई है उन्हें करके दिखाएं। यहाँ पे 2 तरीके की आदतें होती हैं, एक आदत करने वाली होती है और दूसरी नहीं करने वाली आदत होती है। तो नहीं करने वाली आदत को हमको करने वाली आदत में तब्दील करना है, और नहीं करने वाले आदतों को जब तब्दील करेंगे तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो दौलत की फाइल नंबर 1, अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। रिपीट कीजिए आप लोग मेरे साथ। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं,
बोलिए मेरे साथ। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, और गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। हाँ, अब देखिए, अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खासतौर पर वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है, या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है, या नियंत्रण है ही नहीं, या अमीरों का नजरिया नहीं है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक का स्टीयरिंग जो है, हैंडल जो है हमारे हाथ में है। हम जिधर लेकर जाएंगे उधर हमारी बाइक जाएगी। अगर पीछे बैठे हैं तो सामने वाला जिधर लेकर जाना चाहेगा वो लेकर जाएगा, सामने वाला जिधर लेकर जाएगा। तो अपनी जिंदगी को बताइए कि अपने हाथ में रखना है या दूसरे के हाथ में सौंप देना है? क्या करना चाहिए? अपने हाथ में रखना है। अपने हाथ में रखना है, अपने हाथ में रखना है, अपने हाथ को समझना है, सीखना है। अगर हमको नहीं आता है, एक छोटी सी साइकिल हम लोग चलाना सीखे थे, तो साइकिल हमको चलाना आता था क्या? साइकिल चलाना आता था या साइकिल चलाना हम लोगों ने सीखा? पेट से सीख रहे थे क्या? नहीं ना, साइकिल चलाना हमने सीखा। अच्छा, साइकिल जब हम लोग चलाना सीखे तो गिरे थे कि नहीं गिरे थे? गिरे थे। कितनी बार गिरे थे? कितने बार गिरे थे? अनगिनत बार गिरे थे। अनगिनत बार गिरे थे। क्या हम लोग चलाना छोड़ दिए? और मजा आया, इस बार गिरे हैं, इस बार तो नहीं गिरेंगे। फिर जैसे मौका मिलता था साइकिल, अगर अपने पास साइकिल नहीं भी है तो दूसरे का साइकिल मारकर हम लोग चलाना सीखे। क्या ना बोलते थे? घर पे साइकिल थी? जी नहीं, घर पे साइकिल नहीं थी। मोटरसाइकिल थी? नहीं थी। मोटरसाइकिल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? बोलिए, चलाते हैं ना मोटरसाइकिल? अपने पास नहीं थी तो किसी और के चलाना। आप चलाना सीख गए हैं तो किसी के मोटरसाइकिल लेकर चला लेते हैं। कोई भी मोटरसाइकिल, चाहे वो हीरो होंडा हो, चाहे बजाज हो, चला लेते हैं नहीं? थोड़ा सा उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म में अंतर है। वैसे इस चीज को सीख कर हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। गिरेंगे, हिम्मत करके फिर से उठेंगे। गिरेंगे, स्वाभाविक है। विफल होंगे, क्या फर्क पड़ता है? जो लोग डर से कि गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, उस समय साइकिल चलाना नहीं सीखे, आज उसको वो लोग कीमत चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं? बोलिए जी। उनको, उनके बगल में साइकिल पड़ी हुई है, मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, नहीं चलाना सीखे तो बस का इंतजार करते हैं, किसी के लिफ्ट का इंतजार करते हैं, पैदल जाते हैं। तो अगर हम भी अपने जीवन में इस चीज को नहीं सीख पाएंगे तो चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। तो क्या हमने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? विश्वसनीय मानते हैं उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले, वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रॉ देखते रहते हैं, ताकि अगर आप उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। लोग क्या करते हैं? जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, सट्टाबाजी करते हैं कि कहीं से 50,000 पैसा आ जाए। मेहनत करने का गुण नहीं सीखते हैं, लाइफ स्किल नहीं सीखते हैं, कमाने का तरीका नहीं सीखते हैं। वो सोचते हैं भाई ताश भी खेलने के लिए सीखना पड़ता है ना, जुआ भी खेलने के लिए सीखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उसके लिए भी सीखना पड़ता है। इसी हर व्यक्ति तो जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा मैं होता है, इसलिए इन इरादों के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा था पीड़ित की भूमिका निभाना।
मैंने ये नहीं कहा था कि वे पीड़ित हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानता हूं कि लोग पीड़ित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। इस बारे में हम कुछ समय बाद ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। आपको पैसा कैसे पता चल सकता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा करते हैं? इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह समझता हूं कि इस पुस्तक के किसी भी पाठक का इन संकेतों से कोई लेना नहीं है। इन शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति को करीब से जानते हो, चाहे जो हो, मेरी सलाह है कि आप इस खंड को बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए, समझदार आदमी और मूर्ख आदमी में क्या अंतर होता है? समझदार आदमी जो होता है दूसरे की गलतियों से भी नहीं सीखता, दूसरे की गलतियों से सीख लेता है। समझदार आदमी दूसरा कोई गलती किया है, दूसरा गड्ढा में गिरा है, उसे सीख लेता है और वो गलती को दोहराता नहीं है। अब बेवकूफ आदमी जो होता है, मूर्ख आदमी, अपनी गलती करता है, खुद कीचड़ में गिरता है और फिर वही गलती बार बार करता है। तो हमें क्या बनना है? समझदार बनना है या मूर्ख बनना है? हमें समझदार बनना है। तो दूसरे जो लोग गलती करते हैं उस गलती को हम नहीं करेंगे, और दूसरे जो अच्छे लोग जो हैं, जो सही काम करते हैं, उस काम को हमको करना है। तो पीड़ित का संकेत नंबर 1 ध्यान रखना, दोष बढ़ना। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो दूसरे का दोष जो है हमेशा देखेगा और ब्लेमिंग करता रहेगा। इसकी वजह से मैं विफल हो गया, इसकी वजह से मेरी जो है जीवन खराब हो गई, इसकी वजह से जो है मेरा जिंदगी जो है नरक बन गया। नहीं, आज से हम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, किसी दूसरे के ऊपर हम ब्लेमिंग नहीं करेंगे, ये संकल्प लेना है। जैसी भी परिस्थिति आएगी उसका हम सामना करेंगे, उसको समझेंगे, उसके प्रति सजग रहेंगे, उसको बहुत गहराई से देखेंगे और उससे हम ऊपर उठेंगे। क्योंकि जिंदगी जो है चुनाव का परिणाम है। जिंदगी का हम कैसे चुनेंगे, दोष देखेंगे या उसमें खूबी देखेंगे? हम अगर दोष देखेंगे तो जिंदगी भर जिंदगी को दोषी देखते रहेंगे, और खूबी देखेंगे तो उस जिंदगी भर हम बेहतर 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 होते चले जाएंगे। तो वे अमीर क्यों होते हैं? इस बात में ज्यादा पीड़ित दोष मरने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखता तक नहीं है, कम से कम इसमें पीड़ित को मजा आ जाता है। बहरहाल वो दोषारोपण